गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और साथियों, आज मैं दोबारा से एक सीटेट 2023 की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। और उससे पहले मैं उन लोगों को एक लाइन्स के माध्यम से मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, जो कुछ स्टूडेंट्स फेलियर होने के बाद डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उनके लिए डेडिकेट मेरी एक लाइन है। कभी-कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ही लाइफ का वास्तविक बाजीगर कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वास्तविक बाजीगर ज़िंदगी का वही है, जो एक बार हारने के बाद दोबारा से उठ खड़ा होकर और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोबारा से लग जाता है, जुट जाता है, और पूरे डेडिकेशन के बाद उसको हासिल कर ही रहता है। चाहे लोग उसको पकड़कर कितना भी खींच रहे हों, कितना भी उसको हतोत्साहित कर रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी वो हासिल कर लेता है। तो ज़िंदगी का वास्तविक बाज़ीगर वही है। तो साथियों, आज एक नया वीडियो मैं एक नया टॉपिक मैं आप लोगों के सामने अपीयर कर रहा हूँ, जो टॉपिक का नाम है पादप जगत फिलोरा, जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं काफ़ी हद तक। और तो इसमें आज हम लोग वनस्पतियों के ऊपर बात करेंगे। वनस्पतियों के प्रकार क्या-क्या हैं और उनके क्या-क्या भाग होते हैं। तो देख लीजिए, इसमें पादप जगत में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। पौधे के प्रकार, आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाक, नंबर 2 झाड़ी पौधे, और नंबर 3 पेड़ या वृक्ष। तो इसमें शाक में हम लोग देखेंगे, शाक पौधे उन पौधों को कहते हैं जो काफ़ी हरे होते हैं, और उनका तना हरा होता है और तना काफ़ी कोमल होता है, बहुत ज़्यादा ही डेवलप नहीं हो पाते हैं। और जिनमें जो शाखाएँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो भी उसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसे पौधे को हम लोग शाक पौधे कहते हैं। तो एग्ज़ामिनर इन्हीं शाक पौधे के एग्ज़ाम्पल्स देकर के आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ लेता है ऑप्शन डालकर। तो वही ऑप्शन मैंने इसमें डाले हुए हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल्स में आप देख लीजिए, साग के एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हो सकते हैं। धनिया है, मेथी है, पालक है, सरसों है, गेहूँ, धान, चुकंदर इत्यादि। तो आप लोग सरसों को ही देख लीजिए। सरसों जो होता है, उसका तना भी हरा रहता है, वो तना बहुत ज़्यादा कोमल होता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, कोमल रहता है। तो इसलिए सरसों को हम लोग, पालक को भी देखिए, मेथी वगैरह, धनिया इत्यादि चीज़ें जो भी हैं, इसीलिए इनको हम लोग शाक पौधों के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, झाड़ी पौधे। जिन पौधों का तना कठोर, मोटा नहीं होता, जिन पौधों का तना कठोर किंतु मोटा नहीं होता है, उन्हें हम लोग झाड़ी पौधे कहते हैं। झाड़ी पौधों के एग्ज़ाम्पल्स इसमें पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गुलाब है, नींबू, गुड़हल एवं नागफनी। तो इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन झाड़ी पौधों के एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है। तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल्स याद करके रखना है: गुलाब, नींबू, गुड़हल एवं नागफनी। नेक्स्ट, पेड़ ऑब्लिक वृक्ष। वृक्ष का तना काफ़ी मोटा होता है, और इसका जो वुड होता है, काष्ठ होता है, वो काफ़ी डेवलप होता है, और इस पर टहनियाँ अधिक अधिक निकली रहती हैं। तो ऐसी संरचना को, पौधे की ऐसी संरचना अगर पाई जा रही है जिसका तना काफ़ी डेवलप हो, काष्ठी हो, जिसमें वुड डेवलप हो चुकी हो, और जिसकी टहनियाँ काफ़ी डेवलप हों, तो ऐसे पौधों को हम लोग वृक्ष कहेंगे। इसके उदाहरण में आप लोग देखिए, जैसे आम, अमरूद, जामुन, नीम, पीपल, बबूल, कीकर इत्यादि। तो साथियों, मैंने अभी पादप पादप जगत जगत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पौधे के संरचना के आधार पर पौधे के प्रकार बताए आप लोगों को। उसके बाद पौधे के भाग आप लोग देखें, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नंबर 1, रूट्स। तो जो रूट्स एक पौधे का वह भाग होता है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, और जो हरा नहीं होता है। हरा होने का मतलब ये है कि इसमें अवर्णीय लवक पाया जाता है।
कहने का तात्पर्य क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। और इसका जो फंक्शन रहता है ज़मीन के अंदर से जो पौधे के लिए वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उनको ये ऑब्ज़र्व करता है, जिससे कि पौधा अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है ज़मीन के अंदर से। ये मेन फंक्शन होता है रूट्स का। और तो इसमें एग्ज़ामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन जड़ के उदाहरण हैं? तो आप लोगों को ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं यहाँ से। तो मूली, गाजर, शलगम, शकरकंद एवं चुकंदर इत्यादि जो भी हैं, ये जड़ के उदाहरण हैं, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ रूट्स हैं, तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्टेम तना। तना पौधे का एक वो भाग होता है, जो हरे रंग का भी हो सकता है या अन्य किसी रंग का भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ-साथ इसका फ़ंक्शन ये रहता है कि जो रूट्स के द्वारा जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित किए जा रहे हैं, तो तना उनको लीव्स तक पहुँचाने का काम करता है, पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है। तो इसमें मैंने तना पौधे का वह भाग है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुँचाता है। तो ग्राउंड स्टेम की बात करें, एग्ज़ामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो भूमिगत तनों के उदाहरण कौन-कौन से हो सकते हैं? तो आलू, प्याज़, लहसुन, अदरक, हल्दी इत्यादि। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो स्टेम के हैं, तने के एग्ज़ाम्पल्स हैं ये, लेकिन ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि ज़मीन के अंदर पाए जा रहे हैं तो रूट्स होंगी, लेकिन रूट्स नहीं होती हैं। ये तने के ही भाग होते हैं। नेक्स्ट, पत्तियाँ। पत्तियाँ मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों के हरे होने का मुख्य कारण होता है क्लोरोफिल, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और परंतु कुछ पौधों की पत्तियाँ लाल, पीले, बैंगनी रंग की भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं पत्तियों के कार्य। और पत्तियों के कार्य काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है मोस्टली। पत्तियाँ किसके माध्यम से गैसों का आदान-प्रदान करती हैं? तो आपका आंसर यहाँ पर रंध्र होगा, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, स्टोमेटा। तो आप लोग ये देखें, जो लीव्स होती हैं इस तरीके की, मान लो ये कोई लीव्स है, यहाँ पर छोटे-छोटे इसमें रंध्र पाए जाते हैं। तो जो नीचे से रूट्स के माध्यम से जल खनिज पदार्थ जो अवशोषित किए जा रहे हैं, तने के माध्यम से लीव्स तक पहुँच रहे हैं। तो वो जो बॉडी के प्लांट्स के टेम्परेचर को मेंशन करने के लिए वो कहीं न कहीं बाष्पोत्सर्जन जल वाष्प का होता रहता है और विभिन्न प्रकार की गैसेस का वहाँ से निष्कासन होता रहता है, और जो अदरवाइज़ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह है वो इसमें एंटर करती रहती है। तो ये इनके माध्यम से रंध्र, जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कह रहे हैं, स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा के माध्यम से ही गैसों का आदान-प्रदान होता है पत्तियों में। क्वेश्चन किया जाता है कि निम्नलिखित में से गैसों का आदान-प्रदान पत्तियों में से किसके के माध्यम से होता है? तो आप लोग बताएँगे स्टोमेटा या रंध्र कहिएगा। पत्तियों में जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे बाष्पोत्सर्जन कह रहे हैं। जो जल वाष्पित हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे इसमें जल वाष्प, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, पत्तियों के पौधे के किस भाग को रसोई घर कहा जाता है, किचन कहते हैं? तो सीधी-सी बात ये है कि जो पत्तियाँ होती हैं, प्लांट्स का जो भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसी के माध्यम से ही फूड बिल्ड होता है। तो इसीलिए हम लोग पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कह देते हैं, तो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से आप लोग ये देखिए, क्योंकि जब जो लीव्स हैं, यहाँ से वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है, वो ये अवशोषित कर रहा है। यहाँ पर जो वायुमंडल में H2 है, वो वहाँ से अवशोषित कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सनलाइट आ ही रहा है, मान लो ये सनलाइट आ रहा है, सनलाइट। और उसके बाद जो इसके लिए इसमें क्लोरोफिल होता ही है, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है, इत्यादि 4 पिगमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, और इसी में ये फूड इसका स्टोरेज हो जाता है, जिसे हम लोग C6H12O6 कहते हैं। C6H12O6, और हमारे लिए ये ऑक्सीजन मुहैया करा देता है, जिससे कि ये हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट,
पत्तियों द्वारा ही जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन तैयार किया जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो लीव्स के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प या जल कहिएगा, वो जो अवशोषित किया जा रहा है, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो चारों पिगमेंट्स के माध्यम से जो क्रिया की जा रही है, अपना फूड का बिल्ड किया जा रहा है, फॉर्मेशन किया जा रहा है, इसको कौन सी प्रोसेस कहेंगे? क्या इस प्रक्रिया का नाम, विधि का क्या नाम है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसकी रिएक्शन मैंने अब क्रिया यहाँ पर नोट कर दी है। यहाँ से इसने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया एवं जल को ग्रहण किया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और यहाँ पर C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहिएगा, कार्बोहाइड्रेट कह लीजिएगा, और ऑक्सीजन हमारे लिए निर्मुक्त करते हैं, जिससे कि समस्त जीव जंतु जो हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या रहता है? जैसे आप लोग देखें, हम लोग भोजन ले रहे हैं और भोजन को तोड़ने के लिए मान लो हमने C6H12O6 लिया, C6H12O6, इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत है। ये फ्यूल का काम करता है हमारी बॉडी में, और जिससे कि हमारा ये फूड है वो दो भागों में टूट जाता है। नंबर एक CO2 प्लस जल H2O, और इससे हमारे लिए एनर्जी मिल जाती है। इसमें आप लोग ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो हमारी बॉडी से जो अनोक्सी श्वसन के माध्यम से हम लोग इसको नोस्ट्रल के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, और जल जो होता है, पानी जिसे कहिएगा, वो स्वेट ग्लैंड्स के माध्यम से निष्कासित हो जाता है, या यूरिन के माध्यम से इसको हम लोग अपनी बॉडी से निष्कासित कर देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए जीव जंतु में बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए इस गैस को हम लोग जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किस रंग में संपन्न होती है? तो आपका आंसर है लाल रंग। कौन सा है? लाल रंग। जबकि सबसे कम कौन से रंग में संपन्न होती है? तो वो आंसर आपका हो जाएगा बैंगनी रंग। इसके पीछे का रीजन आप लोग देख लीजिए। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे मान लो ये लीफ है, पत्ती है, यहां से ये मान लीजिए सन है, सन से इस तरीके से लाइट यहाँ पर आ रही है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, विबग्योर। विबग्योर। इधर को आप लोग जाएंगे, वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें वेव लेंथ जो है, इसकी वेव लेंथ, इसमें वृद्धि होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति कहिएगा, ये घट जाती है। तो वेव लेंथ का मतलब ही रहता है, जैसे मान लो इस तरीके से ये कोई तरंग है एक, तो इनके बीच की दूरी, ये जो दो सुरंगों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहेंगे। तो ये क्या है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, वो वायुमंडल में उतना तीव्र गति से वो रंग क्या करता है, वो तरंग क्या करती है, उतनी दूरी तय कर लेती है, डिस्टेंस तय कर लेती है। मान लो ग्राउंड पर ये लीव्स हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, और इनमें क्लोरोफिल है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जलवाष्प भी यही अवशोषित कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग ये देखें, इसके लिए जो रंग की जरूरत है, यहाँ पर जो लाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, तो रेड कलर जो होता है वो आसानी से पृथ्वी तक आ पहुंचता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण, इसीलिए आप लोग ये देखें, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ही ये यहाँ तक आ जाती है पत्तियों तक, और पत्तियां आसानी पूर्वक अपने भोजन को बना लेती हैं। इसीलिए लाल रंग सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। वहीं पर बैगनी कलर जो होता है वो इतना ज्यादा, उसकी वो वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसे आप लोग देखें इस फॉर्मूला से, ये वेबगॉर जिसे फॉर्मूला कह रहे हैं, इसे वायलेट बैगनी कहिएगा, यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और इधर से इधर की ओर आए तो वेवलेंथ सबसे कम हो रही है। इसलिए इसकी जो वेवलेंथ है
इसकी वेवलेंथ है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग में सबसे कम संपन्न होती है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा तीव्र गति से संपन्न होती है लाल रंग में। उसका रीजन मैंने आप लोगों को यहाँ बताने का प्रयास किया। वहीं पर बैंगनी रंग में सबसे धीमी गति से संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। नेक्स्ट आप लोग देखें, नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे के किस भाग में होती है, किस भाग से होती है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा तना या स्टेम। क्योंकि आपको पता रहना चाहिए इसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो कहीं कांटों में तब्दील हो पाती हैं, हो जाती हैं, लेकिन इसका जो तना होता है वो हरा होता है, और हरा होने के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण की, इसलिए वो तने के माध्यम से ही संपन्न होती है। तो साथियों, हमारा चौथा भाग है फूल, फ्लावर। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पौधे का वह कौन सा भाग है जो प्रजनन में सहायक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फूल। फूल एक ही यहाँ पर रेप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ही है, फूल, फ्लावर जिसे कहिएगा, प्लांट्स का रेप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, प्रजनन अंग। तो क्या हो जाएगा फूल। तो इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखे हैं फूल के भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नंबर 1, वाह्य दलपुंज। फूलों के नीचे हरी पत्तियों जैसी रचना वाह्य दलपुंज कहलाती है, जैसे गुलाब में होती है, गुड़हल में, टमाटर में। जैसे आप लोग ये देखिए, मैंने फ्लावर का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर नीचे आप लोग ये देखें, इस तरीके की कुछ संरचना आप लोगों को दिखाई दिया करती है जो ग्रीन कलर की होती है। इन्हीं को ही हम लोग वाह्य दलपुंज कहते हैं। मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। नेक्स्ट, पंखुड़ियाँ, दलपुंज जिसे कहिएगा। पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं और इनका मुख्य काम होता है, जो भंवरे वगैरह होते हैं, छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं एवं बर्ड्स होती हैं, चिड़िया जिसे कहिएगा, ये इनको आकर्षित करने का काम करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट करने का काम अपनी तरफ। तो इसमें देखें, ये वाली जो पंखुड़ियाँ आप लोगों को दिखाई देने देती हैं, ये आपके हैं दलपुंज कहिएगा या इनको पंखुड़ी कहिएगा। तो इनका मुख्य कार्य होता है छोटे-छोटे कीड़ों-मकोड़ों, पक्षियों, भंवरा इत्यादि को आकर्षित करना। नेक्स्ट, पुंकेसर कौन-सा भाग होता है? पुंकेसर कौन-सा भाग है? तो ये देखें, ये पौधे का नर भाग होता है जिसमें परागकण होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्लावर में जो ये इस तरीके से कुछ पार्ट्स बने रहते हैं, जैसे गुड़हल का फूल देखिएगा, उसमें ये निकले रहते हैं, और इसमें ये वाला जो भाग है, यही वाला भाग, ये पुंकेसर कहलाता है। तो इसमें इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे आप लोगों को, छोटे-छोटे कण जैसे, ये परागकण हैं, ये वाले परागकण कहलाएंगे। ये संरचना निकली हुई उंगली जैसे उभार, ये पुंकेसर, और इन पे लगे हुए छोटे-छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम लोग परागकण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये स्त्रीकेसर, ये पौधे का मादा भाग होता है और पुंकेसर एक नर भाग होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पौधे का नर भाग कौन सा होता है, तो आप लोग कहेंगे पुंकेसर, एवं मादा भाग कौन सा होता है, स्त्रीकेसर, जिसमें बीजांड पाए जाते हैं, है ना। परागकण, बीजांड, परागकण जो होते हैं वो नर वाले भाग में पाए जाते हैं, जिसे आप लोग पुंकेसर कह रहे हैं, एवं जो बीजांड जो पाए जाते हैं वो मादा भाग में पाए जाते हैं, जिसका मतलब है स्त्रीकेसर। तो ये वाली उभार जैसी संरचना आप लोग जब फ्लावर को तोड़कर देखें, इस तरीके से हटा के देखिएगा, उसमें हल्का-सा ऐसी उभार जैसी संरचना होगी, थोड़ी मोटी टाइप होगी अंदर, उसी को हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो तरह-तरह के जो बीजांड, छोटे-छोटे जो कण जैसी संरचना बनते रहते हैं, जिन्हें हम लोग बीजांड कहेंगे इसके अंदर। क्या कहेंगे? बीजांड। तो इसमें परागण कभी-कभी आप लोगों ने सुना होगा कैसे होता है, निषेचन, इसमें प्रजनन होता कैसे है? जैसे मान लीजिए आकर के कभी कोई पक्षी यहाँ पर पुष्प पे बैठ गया और उसके क्लॉ में, पंजे में कहीं फँस कर के जो परागकण हैं वो चले गए, और दोबारा से आकर के वो इसी पे बैठ गया, और वो परागकण आकर के ये स्त्रीकेसर वाले भाग पर पहुँच गया, तो बीजांड से इसकी अपक्रिया होती है और इसका फर्मेंटेशन होगा, निषेचन होगा और फूल बन कर के तैयार हो जाता है।
तो ये रहा साथियों हमारा फ्लावर और फूलों का प्रजनन अंग जो होता है फूल होता है। इसके मुख्य भाग मैंने 4 बताए हैं यहाँ पर। बाह्यदल पुंज, जो पुष्प के नीचे आप लोग जैसे टमाटर को देख लीजिएगा, टमाटर में ऊपर से जो टूटता है उसमें जो संरचना ग्रीन टाइप होती है, संरचना जो होती है उसे बाह्यदल पुंज कहेंगे। और दल पुंज का मतलब ये पंखुड़ी होती हैं जो दिखाई देती हैं, काफ़ी कलरफुल रहती हैं, दूसरे कीटों को आकर्षित करने का काम करती हैं। और वहीं पर पुष्प का नर भाग कौन-सा कहलाता है तो उसे पुंकेसर कहेंगे और उसका मादा वाला भाग कौन-सा होता है तो उसे आप लोग स्त्री केसर कहेंगे। तो ये मैंने आज आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है और मुझे आप लोग कमेंट्स में ये बताएँ कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और सर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जीएस क्लासेस बाय अखिलेश सर है और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार इंक्रीज़ हो और मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए नए से नए तरीके के वीडियोज़ बनाता रहूँ और जिससे कि इसमें आप लोगों का वेलफेयर होगा। आज के लिए थैंक्स लॉट, धन्यवाद।